आज हम इस वीडियो में जानेंगे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। आप सबको ज्ञात ही है, वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह वीडियो इसी प्रवेश प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी लेकर बनाया गया है। सर्वप्रथम हमें गूगल में जाकर ऊपर दिया हुआ एड्रेस टाइप करना है www.kvsangathan.nic.in/announcement। जैसे ही हम लोग ये एड्रेस टाइप करेंगे, हमें एडमिशन से संबंधित 3 सर्कुलर दिखाई देंगे और तीनों को डाउनलोड करके अच्छे से इनको पढ़ लेना है। विशेषकर KVS एडमिशन गाइडलाइंस 2020-21 के नाम से जो सर्कुलर है, जो 17 जुलाई को पब्लिश किया गया था, इसकी विस्तृत जानकारी होना सभी अभ्यर्थियों को आवश्यक है। ये इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा, जिसमें केंद्रीय विद्यालय में किसी भी क्लास में प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया का ब्यौरा दिया गया है। इस के बाद आपको गूगल में ही पुनः जाकर ऊपर दिया हुआ एड्रेस टाइप करना है। ये KVS के ऑनलाइन एडमिशन का अलग से पोर्टल है, www.kvsonlineadmission.kvs.gov.in। जैसे ही ये आप टाइप करेंगे और इसके होम पेज पे जाएंगे तो आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण कॉलम दिखाई देंगे। पहला कॉलम रजिस्ट्रेशन का है और दूसरा लॉगिन का है। यही 2 चरण हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए। यहाँ मैं जानकारी दे दूँ, हम लोग अभी क्लास 1 में एडमिशन की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसमें क्लास 1 में एडमिशन के लिए जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उस समय आपके पास ये 6 चीज़ें होना आवश्यक है, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, बच्चे की एक फ़ोटोग्राफ डिजिटल फॉर्म में होनी चाहिए, एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। यदि आप आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण वर्ग से संबंधित हैं तो आपके पास संबंधित दस्तावेज़ भी होना चाहिए, और यदि बच्चे के माता पिता अथवा दादा दादी कोई सर्विस करते हैं या करते थे तो उसकी जानकारी भी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। यहाँ मैं सभी अभिभावकों से एक विनम्र अनुरोध और एक सलाह देना चाहूँगा। एक विद्यालय के लिए एक बच्चे का एक ही आवेदन पत्र भरें। यदि एक से ज़्यादा आवेदन पत्र एक ही नाम से एक ही विद्यालय में जाएंगे तो ऐसे सारे आवेदन पत्रों को विद्यालय निरस्त कर सकता है। तो किसी भी असुविधा से बचने के लिए यथासंभव प्रयास करें कि आपका केवल एक ही आवेदन पत्र विद्यालय तक पहुँचे। रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए आपको ये 8 कॉलम दिखाई देंगे। पहले 3 कॉलम बच्चे के नाम से संबंधित है। चौथा कॉलम, क्या बच्चा विशेष रूप से सक्षम है अर्थात दिव्यांग है, हाँ या ना में इसका आपको आंसर लेना है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड लिखनी है, और क्या बच्चा या अभ्यर्थी किसी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी से संबंधित है, ये जानकारी देनी है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको एक कैपेचा दिखाई देगा फॉर्म के अंदर ही। जैसे ही आप उसको कैपेचा की सही एंट्री करेंगे और रजिस्टर बटन दबाएंगे, आपको एक OTP मिलेगा, जो मोबाइल पे भी मिलेगा, और मोबाइल पे मिलने के साथ आप उसे एंटर कर दें और वेरीफाई का बटन दबा दें। इससे एक यूनिक लॉगिन कोड जनरेट होगा। वो आपके ईमेल पे भी आएगा, वो आपके मोबाइल पे भी आएगा, और वो आपकी स्क्रीन पे भी आएगा। इसे आप कहीं लिख कर रख लें अथवा इसे प्रिंट करके रख लें।
क्योंकि यही लॉगिन आईडी भविष्य में भी लॉगिन करते समय भी और फर्दर किसी भी प्रकार के पत्राचार में भी आपके काम में आने वाला है। अब जानेंगे लॉगिन की प्रोसेस। लॉगिन की प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यूनिक लॉगिन कोड जो अभी हमें मिला, डेट ऑफ बर्थ जो अभी हमने भरा, और मोबाइल नंबर जिसके थ्रू हम लोगों ने ये सारी प्रोसेस को अंजाम दिया। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमें ये 5 सेगमेंट्स में जानकारी मांगेगा। ये पांचों सेगमेंट पीले कलर में लिखे गए हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी एक सामान्य जानकारी, माता पिता की जानकारी, स्कूलों का चुनाव और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का विकल्प, और उसके बाद अंत में घोषणा पत्र और फॉर्म को भेजने का विकल्प। जैसे ही हम मूल सूचना या सामान्य जानकारी वाले कॉलम में जाएंगे तो हम देखेंगे कि पहले से ही 6 फील्ड्स भरी हुई है। ये हम लोगों ने जब रजिस्टर किया था बच्चे को, उसी समय जो जानकारी भरी थी वो अपने आप ही स्वतः ही हमें दिखाई देंगी। इसमें अब आगे कोई भी परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है। 7वां कॉलम स्टार्ट होगा कि यदि बच्चा विशेष रूप से सक्षम है तो वो किस श्रेणी से संबंधित है, बच्चे का लिंग 8वें नंबर कॉलम में, और क्या बच्चा सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से अर्थात एकल बालिका श्रेणी से यदि फॉर्म भर रहा है तो उसे यस का ऑप्शन लेना पड़ेगा। यदि कॉलम नंबर 9 में यदि हमने सिंगल गर्ल चाइल्ड किया, यस किया, तो 10 नंबर का कॉलम हमारे को स्क्रीन पे दिखाई देगा, अन्यथा 10 नंबर का ये कॉलम नहीं दिखाई देगा। इसमें भी यह जानकारी मांगी गई है कि क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड के साथ साथ उसकी कोई जुड़वा बहन भी यह फॉर्म अप्लाई कर रही है अथवा नहीं। 11वां कॉलम इसमें दिखाई देगा फैमिली इनकम ग्रुप का, जिसमें पूरे परिवार की सकल घरेलू आय इसमें हमें लिखनी है। उसी के हिसाब से हमें निर्धारण करना है कि हम लोग किस श्रेणी से संबंधित हैं। 12वां कॉलम आप देखेंगे इसमें जाति श्रेणी का है, जिसमें हमें जनरल, SC, ST, OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर इत्यादि जानकारी देनी है। ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन रहेगा, उसमें हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। और अंतिम इसमें रहेगा ब्लड ग्रुप की जानकारी। यदि हमारे पास उपलब्ध है तो इसे हम भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी भरेंगे तब भी ये आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग। जैसे ही ये कॉलम भर जाएगा तब हमें एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, हमें सेव कर लेना है। हम लोग इस प्रार्थना पत्र को, आवेदन पत्र को टुकड़ों में और अलग अलग समय पर भी भर सकते हैं, और जो जानकारी आपने भरी है वो सुरक्षित रहेगी यदि हमने इसे सेव कर लिया है। अगले सेगमेंट में जाएं। सेकंड सेगमेंट रहेगा पेरेंट्स की डिटेल्स का। उसमें किसी एक पेरेंट की, माता अथवा पिता की सारी जानकारी इसमें हमें भरनी है। वही सामान्य जानकारी है, माता या पिता का नाम, उनकी नागरिकता, उनका पता, उनका पर्सनल ईमेल आईडी, उनका व्यवसाय इत्यादि की जानकारी इसमें मांगी गई है। तीसरा सेगमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है इसमें, वो है चॉइस ऑफ स्कूल्स। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने इसमें पीले कलर के अक्षर में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक बच्चा एक आवेदन पत्र में अधिकतम 3 केंद्रीय विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहें तो विद्यालयों की कुल संख्या 1 अथवा 2 भी हो सकती है, किंतु अधिकतम स्कूल्स की संख्या 3 ही होगी। जैसे ही इस सेगमेंट 3 का पेज खोलेंगे, इसमें विकल्प आएगा स्टेट इन विच विद्यालय इज लोकेटेड, अर्थात उस राज्य का नाम जहाँ पर विद्यालय स्थित है। फिर उसी में अगला कॉलम रहेगा सिलेक्ट विद्यालय, अर्थात उसमें से एक विद्यालय का चुनाव करना है। विद्यालय वो किस कैटेगरी का है, वो सिविल सेक्टर का है, डिफेंस सेक्टर का है, प्रोजेक्ट सेक्टर का है, या उच्च शैक्षणिक संस्थान में स्थित कोई केंद्रीय विद्यालय है, इसका आपको चुनाव करना है। ये पहले तीनों विकल्पों का चुनाव करने पर आपको अगले 4 विकल्प अपने आप स्वतः ही भरे हुए दिखाई देंगे, जिसमें संभाग भी अपने आप आएगा, स्पॉन्सरिंग एजेंसी भी अपने आप आएगा, लोकेशन टाइप एंड विद्यालय लोकेशन मैप। ये भी आपकी सुविधा के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए बनाए हुए कॉलम्स हैं, और ये अपने आप ही भरे हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आपको एक अगले कॉलम में जानकारी पूछी जाएगी, वो ये है कि क्या
विद्यालय से और आपके घर की दूरी कितनी है, आपके निवास स्थान की दूरी कितनी है। ये कॉलम केवल उन्हीं लोगों के लिए आएगा जो आरटीई के तहत अपना आवेदन पत्र भरना चाहते हैं। बड़े शहरों में, जिनमें सारे ज़िला मुख्यालय भी शामिल रहेंगे और उससे भी बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं, उसमें यदि किसी व्यक्ति का घर विद्यालय से 5 किलोमीटर की परिधि में है तो उसे आरटीई के लिए लाभार्थी माना जाएगा, और छोटी जगहों पर यह दूरी 8 किलोमीटर तक भी हो सकती है। इसके अलावा पहली बार इसमें सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, जो सर्विस या सेवा की प्रगति के आधार पर आपको जो लाभ मिलता है, उसको भरने में यदि कोई भी सहायता चाहिए तो अगला कॉलम रहेगा, जिससे आप अपनी सही कैटेगरी का, सर्विस कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं। उसी में अगला कॉलम रहेगा सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्थात हमें यदि पेरेंट किसी भी प्रकार की सेवा में है तो उसके संगठन का नाम या उसके संस्थान का नाम इसमें लिखना है। अगले कॉलम में उसके रोज़गार के स्टेटस के बारे में जाना गया है कि क्या वो अभी भी वर्तमान में कार्यरत है अथवा वो पहले अथवा बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं। सर्विस कैटेगरीज़ की जानकारी, ये पूरी की पूरी जानकारी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये पूरी जानकारी गाइडलाइंस में भी है जो आप पढ़ चुके हैं पहले ही। इसमें ये दिखाया गया है कि सर्विस कैटेगरी आपको कैटेगरी 1 से संबंधित है, 2 से संबंधित है या अन्य किसी कैटेगरी से संबंधित है। यहाँ मैं ये जानकारी दे दूँ, ये केवल सिविल और डिफेंस सेक्टर की विद्यालयों की कैटेगरीज हमने इस वीडियो में सम्मिलित की है। प्रोजेक्ट के स्कूल के लिए और उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थित केंद्रीय विद्यालयों के लिए कैटेगरी थोड़ी सी अलग होगी, वो आप एडमिशन गाइडलाइंस से जानकारी लेकर सही सर्विस कैटेगरी भर सकते हैं। और स्कूल चॉइस ऑफ स्कूल्स पेज में 3 जानकारी और ये मांगेगा आपसे, वो है पेरेंट्स की रिटायरमेंट डेट, यदि आपने पेरेंट को सर्विस में दिखाया है तो, और अगली जानकारी क्या पेरेंट्स में से जिसकी जानकारी आपने भरी उनका पिछले 7 सालों में कोई ट्रांसफ़र हुआ, यदि आप लिखेंगे हाँ तो फिर अगला कॉलम आपको अपीयर होगा, प्लीज़ फिल द टेबल विद ट्रांसफ़र डिटेल्स। इसमें आपको 1 अप्रैल 2013 से आज की तारीख तक जितने भी आपके ट्रांसफ़र्स हुए हैं, जितने भी स्थानांतरण हुए हैं, उसकी जानकारी आपको इसमें देनी है। चौथा सेगमेंट इसमें रहेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। सामान्यतः डॉक्यूमेंट अपलोड करने के नाम से ही हमें लगता है कि ये बहुत दुष्कर कार्य होगा, लेकिन इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसको बहुत ही सरलीकृत कर दिया है। इसमें केवल आपको 2 ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वह है एक बच्चे का फ़ोटो और एक बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, और दोनों का साइज़ 256 KB से कम होना चाहिए, तभी वो अपलोड हो पाएंगी। और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से जमा करने हैं, वो यदि आपके बच्चे का चयन होता है तो आपको ईमेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, और जब आप स्कूल में जाकर वो सर्टिफिकेट मांगने पर दे सकते हैं। अभी अप्लाई करते समय केवल आपको 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है बच्चे की स्कैन्ड कॉपी यानी फ़ोटोग्राफ, और दूसरी उसके जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कॉपी। और ये 5वां और अंतिम चरण है सबमिशन ऑफ फॉर्म का। इसमें हम लोगों को पूरा फॉर्म भरने के बाद और सारे डॉक्यूमेंट्स अथवा यानी 2 ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एक डिक्लेरेशन का, एक घोषणा पत्र का मसौदा आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। जब आप उसको अच्छे से पढ़ लें और उसमें जब आप स्वीकार कर लेंगे तो आपके पास एक विकल्प आएगा कि क्या आप ये है एप्लीकेशन अभी सबमिट करना चाहते हैं, या इसमें एक प्रीवियस लिखा हुआ बटन भी आएगा। यदि आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत हो गई है या एक बार मैं पुनः जांच करना चाहता हूं, तो प्रीवियस का बटन दबाएंगे तो आप पुराने मेन्यू में जा सकते हैं। सारे सेगमेंट आपको दोबारा दिखाई देंगे, भरे हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप उनमें एडिटिंग कर सकते हैं। और जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं तब आप सबमिट एप्लीकेशन का बटन दबा दीजिए और वह फॉर्म
आपके संबंधित केंद्रीय विद्यालय को पहुंच जाएगा। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। अन्य सारी जानकारी आपको KVS की तरफ से जारी की गई एडमिशन गाइडलाइंस 2020-21 में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।